सबसे पहले मैं अपने एड्रेस में नाम लेना चाहूंगा पूज्य स्वामी चिदानंद जी सरस्वती महाराज और इस कार्यक्रम के आयोजक उदय इंडिया के सीईओ श्री दीपक रथ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर श्री प्रकाश जी जावड़ेकर, श्री संतोष जी गंगवार, श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौर, श्री जीएम सिद्धेश्वर, श्री उमेश जी उपाध्याय, श्री एलन झुंझुनवाला जी, श्री मृदु हरि डालमिया जी, और एडिटर इन चीफ उदय इंडिया श्री नंदा जी, इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित मित्रों, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं उदय इंडिया के सीईओ श्री दीपक रथ को। पहली मैगजीन यह उदय इंडिया है जिसने कि मेक इन इंडिया पर एक इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है। और उदय इंडिया जब से निकल रही है तब से इस मैगजीन को मैं बराबर पढ़ता हूं और इस मैगजीन के बारे में मैं कह सकता हूं कि यह मैगजीन नेशनलिस्ट मैगजीन है और साथ ही साथ देश की जो ज्वलंत समस्याएं रहती हैं उन ज्वलंत समस्याओं पर भी इस मैगजीन में तरह तरह के आर्टिकल्स भी हमको पढ़ने को मिलते हैं। और इस कार्यक्रम को जो आयोजित किया है उन्होंने बहुत सोच समझकर आयोजित किया है और यह पहली बार किसी मैगजीन ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। और मैं यह मानता हूं कि यह कार्यक्रम मेक इन इंडिया इस अभियान को केंद्रबिंदु में रखकर आयोजित किया गया है। आप सभी जानते हैं कि मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है। हम इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं, यह हमारा उद्देश्य है। और हम तो मेक इन इंडिया को उस मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं ताकि मेड इन इंडिया उत्तम क्वालिटी और बेहतर दाम की कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतर सके। उस मुकाम पर हम इसको मेक इन इंडिया को पहुंचाना चाहते हैं। पहले एक धारणा दुनिया में यह थी कि भारत में जो भी आइटम्स बनते हैं उनकी क्वालिटी बड़ी पुअर होती है, इंफीरियर होती है, एक यह धारणा बनी हुई थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर के मामले में भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में यदि हमने अपनी साख बढ़ाई है। और मैं यह मानता हूं कि सॉफ्टवेयर की मांग सारी दुनिया में, भारत में बने सॉफ्टवेयर की मांग सारी दुनिया में है। और इस क्षेत्र में काम करने वाले हमारे जितने भी नौजवान हैं भारत के, उन्होंने सारी दुनिया में सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत का मस्तक ऊंचा किया है। और मैं तो यह भी मानता हूं कि हार्डवेयर यदि हम बनाएं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की साख सारी दुनिया में यह बढ़ सकती है। आजादी हमको हासिल हुई 1947 में। आजादी हासिल होने के बाद यदि मैं पूरे आजाद भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर देखता हूं तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं, भारत में कोई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। हम सीधे एग्रीकल्चर इकोनॉमी से सर्विस इकोनॉमी में परिवर्तित हो गए। लेकिन एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी यहां पर होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर से बड़ी संख्या में नौजवान भाग रहे हैं, बेरोजगारी के संकट से वह जूझ रहे हैं और उन्हें जो रोजगार का अवसर हासिल होना चाहिए वह रोजगार का अवसर हासिल नहीं हो पा रहा है। और मैं यह मानता हूं कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर यदि सृजित हो सकते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सृजित हो सकते हैं या तो कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में ही सृजित हो सकते हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि भले ही हमारे देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन न हुआ हो,
हमारे देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती हो, लेकिन भारत के इतिहास को देखने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चाहे जब भी विपरीत परिस्थितियां, बड़ी से बड़ी चुनौतियां हमारे सामने आई हों, हमने उसका मुकाबला किया है, उस पर विजय प्राप्त की है और अधिक ताकतवर बनकर हम आगे निकले हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी भारत और अधिक ताकतवर बनकर निकलेगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। आजादी के बाद आप जानते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी का रास्ता हम लोगों ने चुना था। बड़े पैमाने पर यहां पर उद्योग भी उस समय लगे थे। इसके बावजूद प्रारंभ का जो डिकेड था, प्रारंभ का जो दशक था, उसमें ग्रोथ रेट जीडीपी की अप्रॉक्सीमेटली 3 to 3.5% थी और सारी दुनिया ने यह मान लिया। उस समय यदि मैं कुछ आर्टिकल्स देखता हूं तो उस समय एक स्थान पर मुझे यह भी पढ़ने को मिला था कि लोगों ने कहा कि भारत की इकोनॉमी में जितना पोटेंशियल होना चाहिए वो पोटेंशियल नहीं है, और इसीलिए इस ग्रोथ को लोगों ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 98 से लेकर 2004 तक का श्री अटल बिहारी वाजपेयी का वह काल, परिस्थितियां बहुत ही प्रतिकूल थी। कारगिल का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ। यह सच है कि उस युद्ध में भारत ने विजय हासिल की थी, लेकिन युद्ध युद्ध होता है। जब भी दुनिया के किसी देश के साथ किसी देश का युद्ध होता है तो स्वाभाविक रूप से आर्थिक संकट किसी न किसी सीमा तक पैदा होता है, और उस समय जहां पर युद्ध हुआ था वहीं पर एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन के दौर से भी सारा विश्व गुजर रहा था। अब ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन से सारा विश्व गुजर रहा था तो भारत भी उस समय अछूता नहीं रह सकता था। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी सरकार की यह सूझबूझ का ही करिश्मा था कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इतना हैवी इन्वेस्टमेंट किया कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन से भारत की इकोनॉमी को जिस हद तक प्रभावित होना चाहिए वह भारत की इकोनॉमी उस हद तक, उस सीमा तक यह प्रभावित नहीं हो पाई थी। और हमने जीडीपी की ग्रोथ रेट को ले जाकर 2003 और 2004 में वह अप्रॉक्सीमेटली 8 to 8.4% तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की थी। और हमने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि जो यह धारणा बनी हुई थी कि भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं है, तो हमने यह संदेश दे दिया कि भारत की इकोनॉमी में जीडीपी की ग्रोथ रेट और अधिक बढ़ाने का किस सीमा तक पोटेंशियल है, यह संदेश हमने दे दिया। हमारा भी विश्वास पक्का हुआ कि हम अपनी जीडीपी की ग्रोथ रेट यदि बढ़ाना चाहें तो बहुत सारे रिफॉर्म्स यदि हम करें और अपनी पॉलिसीज में यदि हम कुछ अमेंडमेंट करें तो हम अपनी जीडीपी की ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं। विडंबना यह रही कि 2004 से लेकर 2014 तक उस मोमेंटम को, जिस मोमेंटम को हमारे देश की इकोनॉमी ने 98 से लेकर 2004 तक हासिल किया था, उसको बनाए रखने में हम कामयाब नहीं हो पाए थे। अब हमारी नई सरकार आई है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आप सभी जानते हैं कि डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस यह हमारी नेशनल एजेंडा की प्रायोरिटी में है, और सरकार बनने के साथ सबसे बड़ी चुनौती जो हम लोगों के सामने थी वह चुनौती थी महंगाई की। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि महंगाई पर काबू पाने में काफी हद तक हम लोगों ने कामयाबी हासिल कर ली है। उसमें कोई यह कह सकता है कि केवल आपकी पॉलिसीज का यह कोई करिश्मा नहीं है, बल्कि पेट्रोल और डीजल जो हमारे देश में आता है और जिस मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत कम होने के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई हैं, उसके परिणाम स्वरूप काफी हद तक यह महंगाई कम हुई है। यह भी एक फैक्टर हो सकता है, यह भी एक फैक्टर है, लेकिन सब कुछ यही है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। महंगाई का जहां तक सवाल है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स
नवंबर 2013 में यहां पर 11.2% था, आज वही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली 4% रह गया है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का जहां तक सवाल है, वह नवंबर 2013 में अप्रॉक्सीमेटली 7.5% था, आज वह 0% हो गया है। और मैं ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन की यदि मैं बात करूं तो नवंबर 2013 में अप्रॉक्सीमेटली 19% था, आज वह नेग्लिजिबल रह गया है, 0.6% ही रह गया है। अब महंगाई पर हमने काबू पाया है। महंगाई पर जो आज हमने काबू पाया है, यह आगे तक इसकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए भी यहां हमको प्रयत्न करने की जरूरत है। वहीं पर हमारा जो इकोनॉमिक इंजन है, इस इकोनॉमिक इंजन को भी स्पीड अप करने की आवश्यकता है। आज हमारी ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 5 to 5.5% के बीच की है। अब इस ग्रोथ रेट को हमको बढ़ाना है। ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हैवी इन्वेस्टमेंट हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में भी होना चाहिए। और ये इन्वेस्टमेंट होगा कैसे? जब तक हम अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस हम जनरेट नहीं करेंगे, तब तक हम यह कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हां, फिर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं यह बात कह सकता हूं कि सारी दुनिया को हमने यह संदेश देने में कामयाबी हासिल की है कि दिस गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस। यह कामयाबी हम लोगों ने हासिल की है। हम पूरे माहौल को इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, बिजनेस फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, और इसके लिए बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो करने चाहिए, प्रोसीजरल रिफॉर्म्स जो हमें करने चाहिए, हम उस दिशा में भी तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जहां तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रश्न है, आप सबको जानकारी है, उसको बढ़ाकर डिफेंस, इंश्योरेंस जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में हमने 49% तक उसे किया है। और जीएसटी को लेकर एक लंबी मांग चली आ रही थी कि जल्दी से जल्दी जीएसटी लागू होना चाहिए। हमारी कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी हम उसे संसद में पास नहीं करा पाए। और संसद में यह पास क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपने देखा कि राज्यसभा में कितने दिनों तक हंगामा चलता रहा। हम लोगों की कोशिश थी कि इसी बार के संसद के सत्र में हम जीएसटी बिल को भी पास कर दें, लेकिन वह नहीं हो पाया। लेकिन मैं राजनीतिक पार्टियों से मैं विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं कि हेल्दी डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी का सर्वाइवल यह जिद से नहीं होता है, बल्कि डेमोक्रेसी का सर्वाइवल हेल्दी डेमोक्रेसी में होता है तो एक जज्बे से होता है, जिद से नहीं चल सकता है। शायद यदि हमारी संसद का सत्र यदि ठीक तरीके से चला होता, कोई व्यवधान पैदा न हुआ होता, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम जीएसटी बिल को भी संसद के दोनों सदनों में पास कराने में पूरी तरह से कामयाब हुए होते। हमारी सरकार ने एक कदम और उठाया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसकी जानकारी आपको है। हमारा प्रयत्न है फाइनेंशियल एक्सपेंशन के साथ साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, और इसी हमारी सोच का ही यह परिणाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। और आज आपको जानकारी देते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि पिछले महीने तक 89% परिवार इस हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिन्होंने कि बैंकों में अपना अकाउंट खोल दिया है, उनके पास पैसा हो अथवा न हो। हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा है, जहां पर कि 100% परिवारों ने बैंक में अपना अकाउंट खोल दिया है। और मैं समझता हूं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में हमारा यह एक मेजर अचीवमेंट है। और मैं आश्वस्त हूं पूरी तरह कि मेक इन इंडिया की सफलता देश को बहुत ही बड़ी ऊंची ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। यह क्षमता हमारे भारत के अंदर है। और जिस भारत के पास ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी ना हो, जिस भारत के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी ना हो, उस भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन
जीडीपी ग्रोथ रेट में केवल 14%, 15% इतना ही हो, जबकि हमारा पड़ोसी देश चाइना, आप जानते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट में चाइना का कंट्रीब्यूशन कितना है, मेरी यहां तक जानकारी है अप्रॉक्सीमेटली 30% है। तो क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर हम अपने ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं, इस पर भी हमने विचार किया है और मैं आश्वस्त हूं कि हम इसे बढ़ाएंगे। समय लगेगा और हमारी तो हम सब की कोशिश तो यह है कि हम जीडीपी ग्रोथ रेट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को 15% से बढ़ाकर 10 वर्षों के अंदर इसे 25% तक ले जाएं, ताकि हम अपने पड़ोसी देश जिस पेडेस्टल पर खड़ा है वहां पर हम भी खड़े हो सकें। और भारत की एक विशाल आबादी को हमें रोजगार भी देना है और सर्विस सेक्टर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी हमें बढ़ावा देना होगा। मैं अभी हाल में ही इजराइल गया था। इजराइल, जहां पर प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य मंत्रियों के साथ हमारी बातचीत हुई, कुछ ऐसे बिजनेस